Hi, welcome to all. This is निर्मल रेवारिया, चीफ बिजनेस ऑफिसर लेनदेन क्लब। मेरे साथ में आज जुड़े हैं लखनऊ से बहुत ही अनुभवी एंड एक्सपीरियंस जो हमारे पार्टनर हैं, मिस्टर रुपेश जेटली। नमस्कार रुपेश जी, इस प्रोग्राम में आने के लिए। और हम लोग ये हमारा प्रिविलेज है कि आज आपने समय निकाल के हमें समय दिया, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है ये लाखों करोड़ों व्यूअर्स को हेल्प करेगा, हमारे जो कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी हेल्प करेगा। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले कि आप अपने बारे में 2 शब्द बोले, उसके बाद अपन इसको चालू करते हैं। धन्यवाद निर्मल जी। मेरा भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेन देन क्लब से जुड़ के। और मैं बहुत आपका आभारी हूँ जो आज आपने इस तरह का मेरे को समय दिया। ऐसे तो हम लोग मिलते हैं, बट आज जो ये समय मिला है और उस पे जो हमारे आपके सवाल जवाब होंगे, मुझे लगता है ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए, दोनों के लिए फ्रूटफुल होंगे। सर थैंक यू। हाँ, तो लेन देन। सबसे हाँ, जी, प्लीज 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 बोलिए आप। लेन देन क्लब के साथ जब लास्ट ईयर मैं जुड़ा हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गया। और थोड़ा थोड़ा करके समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली बिजनेस क्या है, बट बहुत सारे अभी सवाल हैं तो वो मैं आगे आपसे पूछूंगा। गुड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो बिजनेस की जर्नी कब चालू की, कैसे चालू की, और ये अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसके बारे में यदि आप बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। जरूर। आंसर की जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई अराउंड 35 ईयर्स बैक, जब मेरे को थोड़ा थोड़ा करके पॉकेट मनी मिलता था। और थोड़ा सा ये लगता था कि पैसे हैं तो उस पैसे को अगर हम इन्वेस्ट करेंगे सही जगह तो हमारे रिटर्न थोड़े बेहतर होंगे। लेकिन उस समय पे अगर आपको याद हो, 92 90 के आसपास की बहुत सारे रेगुलेशन नहीं था। तो बहुत सारे तरह तरह के स्कैम्स होते थे और पब्लिक का पैसा जो है इधर उधर हो जाता था। हार्ड अर्न मनी होता था और उसको पब्लिक अपने इस हार्ड अर्न मनी को जब इन्वेस्ट करती थी किसी भी मार्केट में, वो चाहे एफडी की मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, उनमें उसको प्रॉब्लम आती थी कि वहां पे जाके वो पैसा इधर उधर हो जाता था। तो वो वहां पे उस चीज को देखने के बाद मुझे लगा कि ऐसी एक कम्युनिटी चाहिए या ऐसा एक रेगुलेटर होना चाहिए जिसके साथ आप काम करो तो आपको पब्लिक मनी सेफ होना चाहिए। तो रेगुलेटर उसके बाद से भी आया। और वहां पे एक दिक्कत ये भी थी कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी इस तरह की नहीं, वो भी ये थी कि लाइसेंस नहीं थे किसी के पास या इस तरह का कोई वो नहीं था। तो वो दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ा। तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि क्यों ना हम इस काम को करें और अपने जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ क्योंकि हम खुद भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे और इन्वेस्टर्स भी साथ जुड़ने लगे, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दें या इस तरह का कुछ उनको दें जिससे उनको थोड़ा सा सेफ्टी लगे कि हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारा पैसा सेफ भी है। सिर्फ पैसा लगाना एक मकसद नहीं है, लेकिन उसकी सेफ्टी सबसे मस्ट। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई। गुड गुड गुड। तो आप मेरे सीनियर है, मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 35 साल का एक्सपीरियंस है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 3.5 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज वेरी गुड फॉर इन्वेस्टर्स हु विल डील विद यू। बहुत बड़ी बात है सर। तो तो सर ये, हाँ प्लीज। उसमें मैंने सर 90 और 92 का जो हर्षद मेहता स्कैम था वो भी देखा, लाइव था उस समय, सामने सारी चीजें चलती थी। उसके बाद 94 95 में एक एफडी का दौर आया जिसमें बहुत एफडी होती थी और हमारा ब्याज दर करीब करीब मानिए 14 15 16 18% तक ब्याज था। और वहां पे डिफॉल्ट भी देखा 98 99 में, उसका डिफॉल्ट भी देखा कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनी ने डिफॉल्ट भी किया। तो वो भी एक थोड़ा सा कंसर्न होता था उस समय कि हम एफडी कर रहे हैं एक अच्छी कंपनी के नाम पे कर रहे हैं और वो डिफॉल्ट कर जाती है। और हम चूंकि इन्वेस्टर का पैसा लेके आते थे तो हमारे मन में भी डर रहता था कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसा डिफॉल्ट कर जाएगी कंपनी तो बाद में हम क्या जवाब देंगे। तो रेगुलेटर आने के बाद थोड़ा सा ठीक हुआ और थोड़ा सा बेहतर हुआ उसके बाद माहौल। बहुत बड़ी बात है सर। मैं समझता हूँ कि इन 35 सालों में आपने हजारों परिवारों के लाइफ बने होगी, उनके सपनों को साकार किया होगा। बहुत अच्छी बात है सर। ये जो 35 साल की जर्नी है, इसमें आपने काफी उतार चढ़ाव भी देखोगे अपने बिजनेस को लेके, और काफी कुछ आपने सक्सेस भी पाया होगा। तो यदि उस पर आप कुछ हाईलाइट डाले तो हमारे लिए भी फायदेमंद होगा और सबके लिए फायदेमंद होगा सर, प्लीज। उसमें सर शुरू में तो सारी चीजें फिजिकल थी, हम लोग जितना भी काम करते थे वो फिजिकल फॉर्म्स थे और उन फॉर्म्स में हम एप्लीकेशन फॉर्म से लेके सबमिशन तक चेक सारा कुछ था। लेकिन आज की डेट में हम टोटली ऑनलाइन हैं और हमारा ऑफिस फुल्ली पेपरलेस है, टोटली डिजिटल मोड पे हम काम कर रहे हैं। और अक्रॉस द ग्लोब हम अपने इन्वेस्टर को सर्विस दे रहे हैं टोटल डिजिटल मोड में। किसी भी कस्टमर को ये नहीं होता कि हम उसको फिजिकल मोड में किसी चीज के लिए बोलें कि ये फॉर्म भेज दो या ये एप्लीकेशन है इस तरह से।
सबमिट नहीं हो पाएगी, सारी डिजिटल मोड पे है आज की डेट में। तो ये एक डिजिटाइजेशन का हमको फायदा है और इसको हमने 5 इयर्स पहले अडॉप्ट कर लिया। तो आज की डेट में हमारे पास इस तरह के इन्वेस्टर हैं जिनको हमने नहीं देखा, लेकिन वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस था जो हमने 30 साल पहले शुरू करा था फिजिकल में और आज डिजिटल में, कि तब हमारे लिए फिजिकल रिलेशनशिप बहुत जरूरी थी कि हम क्लाइंट से मिलते थे, बात करते थे, उसके घर जाते थे या वो हमारे ऑफिस आता था। आज वो थोड़ा-सा कम हो गया कि हमको उसके ऑफिस नहीं जाना या वो हमारे ऑफिस नहीं आता, उसको हम डिजिटल मोड पे सारी चीज़ें देते हैं। तो अभी आपने जैसे आप लोग भी लेन-देन क्लब में अपनी जो इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, वो सारी आप देख रहे हो डिजिटल है, आपके यहाँ भी फिजिकल नहीं है। तो दैट्स वेरी गुड कि क्लाइंट का काम ऑनलाइन एंड विदिन सेकंड्स हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात। तो ये डिफरेंस है जो हमने 30 साल पहले या 35 साल पहले शुरू करा और जो आज हम कर रहे हैं कि एक छोटे से ऑफिस में बैठ के हम अक्रॉस द ग्लोब अपने इन्वेस्टर को सर्विस कर रहे हैं। अदरवाइज क्या था, पहले आपको जगह-जगह जाके ऑफिस खोलने पड़ते थे। डिफरेंट सिटीज में आप ऑफिस खोल के उनको सर्विस देते थे। बट आज वो चीज़ नहीं है। आप एक जगह बैठ के अक्रॉस द ग्लोब अपने इन्वेस्टर को सर्विस दे सकते हैं। मुझे याद आ रहा है, मैं 1 साल पहले आपके ऑफिस में आया था, तो एक भी पेपर नहीं दिखा था एंड एट दैट टाइम आई वाज सरप्राइज कि यार ये मैं कौन से ऑफिस में आ गया, किसी डॉक्टर के ऑफिस में तो नहीं आ गया, बिकॉज वहाँ पे एक भी पेपर नहीं था। एंड एट दैट टाइम यू टोल्ड कि हम लोग जीरो फिजिकल पेपर पे काम करते हैं एंड दैट इज वेरी बिग थिंग। एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगता है आज जो सबसे कमी है लोगों के पास, वो समय की कमी है। बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन आप अपने इन्वेस्टर का समय बचा रहे हैं और खुद का समय बचा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लखनऊ जैसे शहर में बैठ के डिजिटाइजेशन करके और अक्रॉस द ग्लोब इन्वेस्टर को उनके गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर वी एडमायर यू फॉर दिस अचीवमेंट्स एंड ऑल दैट। अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप म्यूचुअल फंड के अलावा क्या क्या और प्रोडक्ट्स करते हैं और कैसे आप अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करते हैं, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। सर, जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम आज की डेट में कैटर कर रहे हैं या अपने इन्वेस्टर को सर्विस दे रहे हैं, उसमें स्टॉक ब्रोकिंग है जिसमें हम उनका पोर्टफोलियो उनको स्टॉक ब्रोकिंग के थ्रू शेयर में इन्वेस्टमेंट के तौर पे देते हैं। म्यूचुअल फंड एक हमारा अलग प्लेटफॉर्म है, उस पे हम देते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट एसेट क्लास जैसे कि आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या इस तरह का काम भी करते हैं। इसके बाद पीएमएस है, एआईएफ है और ये आपके पी टू बिजनेस को हम लोग ने अभी जल्दी में स्टार्ट किया है। तो इस तरह से हम उसके पोर्टफोलियो को अलग अलग वो देते हैं जिससे उसका रिस्क डाइवर्सिफाइड रहे, सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगा रहे। बिकॉज बार बार हम लोग यही बोलते हैं, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो वो हमेशा ध्यान रखना होता है कि सारे पैसे स्टॉक मार्केट में ना लगे हों या सारे पैसे म्यूचुअल फंड में लगे हों या हमने सारे पैसे गोल्ड में लगा दिया या सारा पैसा एफडी में लगा दिया। तो इस तरह से क्लाइंट को भी हम अवेयर करते हैं कि कभी भी एक जगह पैसा नहीं लगाना है, चाहे जितना भी सेफ हो, सब पैसे एक जगह नहीं लगाने। बिकॉज कोविड पीरियड में हम लोग ने देखा कि सिर्फ स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड खुला था, बाकी बहुत सारा बंद था। तो अगर उसने सारा पैसा एक ही जगह लगाया होगा या बैंक एफडी में लगाया होता तो उसको पैसे उस तरह से नहीं मिलते। तो इसलिए हम इस तरह के प्रोडक्ट्स में और खास करके सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में जहां पे रेगुलेटरी अथॉरिटी है पीछे, हम उसी में काम करते हैं। विदाउट रेगुलेटरी अथॉरिटी हम कोशिश करते हैं कि उस बिजनेस में ना आए और अपने इन्वेस्टर का पैसा जो हमारे लिए है वो सबसे सेफ्टी उसकी फर्स्ट है, उसके बाद कोई चीज। सर ये बहुत बड़ी बात है कि एडवाइजर के लिए कि बिकॉज वो जो इन्वेस्टर है उसके पैसे की देखभाल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जो आपने बताया कि रूल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज अ गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आप फॉलो कर रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टर आता है उसके सेंटीमेंट्स अलग अलग होते हैं, उन सेंटीमेंट्स को समझ के उसका रिस्क प्रोफाइल करके एंड फिर इक्विटी डेट होने के बाद में देन अगेन अलग अलग प्रोडक्ट देना, ये एक अच्छे एडवाइजर की एक खास बात है जो कि आज आप बता रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स या फैमिलीज आपके साथ जुड़े, ये बहुत अच्छी बात है सर। अभी मैं थोड़ा सा P2P इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहूंगी कि आप P2P इंडस्ट्री को लेके आपका क्या थॉट प्रोसेस है और आप लेनदेन क्लब कब से बेच रहे हैं और आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? लेनदेन क्लब के साथ जुड़े हुए मेरे को 1 साल से ज्यादा हो गया और धीमे धीमे समझ ही रहा हूँ अभी मैं। और लेनदेन क्लब में जितना मेरे को पी टू पी बिजनेस समझ में आया उसमें यह है कि कुछ इन्वेस्टर हैं जो उसमें पैसे डालते हैं और कुछ ऐसे लेंडर्स हैं जो उस पैसे को लेते हैं या ऐसे मान लें लोन लेने वाले लेते हैं। और जितना मेरे को समझ में आया कि अगर हम 1 लाख रुपए उसमें डाल रहे हैं या 50,000 रुपए डाल रहे हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, तो वो 30 से 40 या 50 लोगों को या उससे ज्यादा लोगों को वो 1 लाख रुपए जा रहा है।
जिससे कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो रहा है। और ये सब ऑनलाइन और डिजिटल मोड पे है, तो आपको कहीं ये नहीं जाना है कि आपको उसके लिए अपने पैसे लेने जाना है या कंपनी को कहीं जाना है। तो कंपनी भी इस तरह से उस काम को कर रही है कि उसको भी पैसा ऑनलाइन ही डिजिटल मोड में आ रहा है, तो रिस्क भी कम है एंड एक रिटर्न थोड़ा सा बेहतर है, बिकॉज इस तरह के लोन में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो जब इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो वो अपने इन्वेस्टर को भी रिटर्न थोड़ा बेहतर दे पाएगी। तो इतना मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा करके समझ में आया। और बहुत सारा जो, क्योंकि कई सारी चीजें उसमें टेक्निकल है और बहुत सारा है, तो उतना अभी नहीं, मेरी समझ से थोड़ा ज्यादा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस पे आप थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई करें, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन जो उसके बारे में बता पाए। जरूर सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे 1 साल पहले जुड़े हुए हैं और आप अपने इन्वेस्टर को P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लेन देन क्लब का। ये हमारे लिए बहुत प्रिविलेज एक बात है कि आप जैसे जो महान व्यक्ति है, जो लखनऊ के एक नामी एडवाइजर है, हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारा प्रिविलेज है। अभी मैं यदि आपको कुछ लेन देन क्लब के बारे में जानना हो या P2P लैंडिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना हो या कितना सेफ है, यदि कुछ आपके मन में कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। दो तीन सवाल हैं जो मेरे इन्वेस्टर की तरफ से ही आए हैं, क्योंकि जब हम उनको कोई चीज या कोई नया प्रोडक्ट देते हैं तो पहले हमको उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस प्रोडक्ट को अपने इन्वेस्टर को दे सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि किस हद तक इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है और वो किस हद तक इसको रेगुलेट करती है, बिकॉज सबसे बड़ी चीज होती है सेफ्टी। तो अगर इन्वेस्टर के पैसे सेफ हैं और पीछे एक अच्छी रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे कि हमारे पास स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में सेबी है, तो ऐसे ही इस P2P के लिए कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है? ये मतलब कोई भी जो इन्वेस्टर पैसा कमाता है, बहुत मेहनत करके कमाता है, और वो पैसा जब कुछ सेविंग होते हैं तो आपके पास आता है और आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है कि उसका पैसा एक सेफ जगह जाए या फिर एक ऐसे प्रोडक्ट में जाए जहाँ पे यदि उसका रिस्क एपेटाइट है, उस रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो रिटर्न है उसके हिसाब से बने और वो अपने गोल अचीव कर पाए। तो P2P लैंडिंग इंडस्ट्री का जो रेगुलेटर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आज ग्लोबली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काफी एक नाम है, बिकॉज इन्होंने लास्ट 70-75 सालों में इंडिया में अच्छा काम किया है। तो ये जो इंडस्ट्री लॉन्च करने के पहले आरबीआई ने बहुत मेहनत की। आरबीआई P2P लैंडिंग 2013 से इंडिया में होना चालू हो गया था बिफोर रेगुलेशन। जब 2016 तक यहाँ पे लगभग 100 करोड़ का काम हो गया था, तो आरबीआई ने देखा कि कुछ बाजार में काम हो रहा है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो आरबीआई ने स्टडी किया कि आप लोग कैसे करते हो, क्या करते हो एंड ऑल दैट। बट आरबीआई ने बोला कि लेट मी सी बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन इटसेल्फ। तो आरबीआई वेंट ग्लोबली जाके P2P लैंडिंग इंडस्ट्री का उन्होंने स्टडी किया एंड ऑल दैट, एंड टू देयर सरप्राइज आरबीआई फाउंड कि ग्लोबली ये इंडस्ट्री विद इन 3 इयर्स 2200 गुना बढ़ी। मतलब आई जस्ट रिपीट, विद इन 3 इयर्स दिस इंडस्ट्री 2012 से लेके 2015 तक 2200 टाइम्स इट ग्रोन 2.2 मिलियन से 4.4 बिलियन, and that was the eye opener for RBI itself. Then RBI went in various countries and all that, वहाँ फाइंड किया कि यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस वगैरह में काफी तेजी से जा रही है। Then RBI came to India and they floated one consultation paper कि मैं P2P लैंडिंग इंडस्ट्री को मैंने इंडिया में देखा, मैं ग्लोबली भी गया, ये फिर मेरा ये ओपिनियन एंड ऑल दैट। सो वहाँ पे 2-3 चीज आरबीआई ने बोली, ये मैं आपको बता रहा हूँ प्री रेगुलेशन एरा, जहाँ पे आरबीआई ने स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था P2P के बारे में ऑल दैट। वहां पे एक जो अच्छी बात आरबीआई ने लिखी कि मैं P2P लैंडिंग इंडस्ट्री इंडिया में क्यों लॉन्च करना चाहता हूँ। तो वहां पे आरबीआई ने लिखा कि मेरे को 70 साल हो गए इंडिया में काम करते हुए, ये 2016 की बातें हैं, मेरी हर गांव में ब्रांचेज है, लेकिन आज भी जो छोटा व्यापारी है उसको जब वो बैंक में जाता है या एनबीएफसी के पास जाता है तो उसको लोन पे पैसा नहीं मिलता। इसके 2 कारण है, या तो छोटे व्यापारी को के पास पेपर नहीं होते बिकॉज ये डजंट फाइल रिटर्न्स एंड ऑल दैट, या फिर छोटा लोन बैंक को परवड़ता नहीं, इट्स नॉट प्रॉफिटेबल फॉर बैंक और एनबीएफसी। बिकॉज ऑफ दैट ये छोटे व्यापारी है जो मेरे पास करोड़ों में, आरबीआई बोलता है मेरे पास इंडिया में करोड़ों छोटे व्यापारी है, इनको जब लोन नहीं मिलता बैंक से तो दे हैव टू अप्रोच मनी लेंडर्स। हर शहर में मनी लेंडर्स होते हैं और मनी लेंडर्स चार्ज करते हैं 5% पर मंथ, 10% पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द बोरोवर इटसेल्फ। सो आरबीआई टोल्ड यदि मैं P2P लैंडिंग इंडस्ट्री लॉन्च करता हूं तो ये जो मेरे करोड़ों व्यापारी है इनको पैसा मिलेगा तो इनका ग्रोथ होगा, इनका ग्रोथ होगा तो जीडीपी में इंगित हो जाएगा, जीडीपी में आएगा तो मेरे इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो ओवरऑल थॉट प्रोसेस आरबीआई का ये था कि मैं P2P लैंडिंग चालू करूंगा तो इट इज गुड फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ।
लेकिन जब इंडस्ट्री बना रहे थे, नियम लिख रहे थे इस इंडस्ट्री के लिए, तो आरबीआई को दो सबसे बड़ा रिस्क लेगा। जो मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ कि इसमें कितना सेफ है, आरबीआई को क्या क्या इसमें रिस्क लगा, वो जानना जरूरी है हर एडवाइजर के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए। तो आरबीआई को इसमें दो सबसे बड़ा रिस्क लगा। पहला रिस्क तो ये लगा कि जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसको मैं लाइसेंस देने जा रहा हूँ, प्रमोटर्स, फाउंडर्स, एम्प्लॉइज माइट रन अवे विद इन्वेस्टर्स मनी। क्योंकि आरबीआई ने लास्ट 70 साल में काफी एक्सीडेंट देखे हैं, काफी बैंक एनबीएफसी को बंद होते हुए देखा है, डिफॉल्ट करते हुए देखा है, या प्रमोटर्स को पैसा लेके भागते हुए देखा है। तो सबसे पहला रिस्क ये लगा आरबीआई को कि व्हाट इफ द P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म माइट रन अवे विद इन्वेस्टर्स मनी। ये पहला रिस्क लगा। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए देखो, आरबीआई जब होता है ना, कोई दूध का जला हुआ छाछ को फूंक फूंक के पीता है, तो आरबीआई ने उस समय 2016 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का स्टडी किया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जब तक 40 साल का एक्सपीरियंस हो सका था, तो आरबीआई को मालूम चला कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक भी एक्सीडेंट नहीं हुए, नो फंड मैनेजर और एमसीएस रन अवे विद पीपल्स मनी एंड ऑल दैट। सो आरबीआई ने जब नियम लिख रहा था P2P लैंडिंग में, तो आरबीआई ने बोला कि कोई भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसको मैं लाइसेंस दे रहा हूं, उसके प्रमोटर्स, एम्प्लॉई या P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, दे शुड नॉट टच इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स मनी। लैंडर्स एज वेल एज बोरोवर्स मनी को आप हाथ नहीं लगा सकते। जब हाथ ही नहीं लगा सकते तो ये लोग पैसा लेके भाग ही नहीं सकते। तो सारा जो ट्रांजेक्शन है वो एक एस्क्रो अकाउंट के थ्रू होता है। तो ये जो आरबीआई ने ये जो पहला रिस्क था वो मिटिगेट कर दिया रेगुलेशन में फ्रेमवर्क देके। तो यहाँ पे जो लाइसेंस होल्डिंग कंपनी है, जैसे लेन देन क्लब हो गया, ऐसे जो जितने भी लाइसेंस होल्डर है, P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, वो पैसे के हाथ नहीं लगा सकते। ये पहला रिस्क मिटिगेशन पैरामीटर है। ये सबसे बड़ा एक सेफ्टी पॉइंट आरबीआई जो रेगुलेटर इस इंडस्ट्री का उसने दिया। दूसरा रिस्क इसमें है बोरोइंग साइड पे, कि यहाँ तो प्लेटफॉर्म में बोरोवर्स आएंगे, बोरोवर्स ने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा। तो लेन देन क्लब में हम लोग 4 तरीके से इस रिस्क को मिटिगेट करते हैं। पहला तो हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे छोटा लोन देते हैं, 60-70 हजार का एवरेज लोन आता है, और छोटे टेन्योर के लिए देते हैं। क्योंकि छोटे से पैसे के लिए कोई घर गृहस्थी छोड़ के भागेगा नहीं। सपोज कानपुर में कोई मर्चेंट है, वो 60 हजार का लोन हमसे लेता है, तो 60 हजार के लोन के लिए वो अपनी दुकान छोड़ के जाएगा नहीं। तो छोटा लोन और छोटा टेन्योर इज लेस रिस्की। दूसरा, जब भी कोई बोरोवर हमारे लेन देन क्लब प्लेटफॉर्म पे आता है, तो उसके हम लोग 600 पैरामीटर चेक करते हैं। उसका सिबिल क्या था, उसका उसने कितने लोन लिए, हर लोन पे मोबाइल नंबर चेंज कर रहा है क्या, हर लोन पे एड्रेस चेंज कर रहा है क्या, सिटी चेंज कर रहा है क्या, उसके मोबाइल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट कितने हैं, दुनिया भर के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम लोग उसके पैरामीटर चेक करते हैं। एंड व्हेन समवन क्रॉसेस ऑल दोस पैरामीटर्स, देन ही बिकम्स एलिजिबल बोरोवर, लोन देने लायक है। तीसरा जो चीज करते हैं, अब हमारे पास बोरोवर्स आ गए, अभी कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने आता है प्लेटफॉर्म पे, दैट मनी गोज टू थाउजेंड्स ऑफ बोरोवर्स। वापस रिपीट करता हूं, यदि कोई 1 लाख इन्वेस्ट करने आता है लेन देन क्लब के प्लेटफॉर्म पे, उसका पैसा लगभग 8 से 12 हजार बोरोवर्स को जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम पैसा 2-2, 3-3 रुपए, 1-1 रुपए तक का डाइवर्सिफाई करते हैं, इतने लोगों में बांट देते हैं कि यदि कुछ लोगों ने पैसा नहीं भी दिया, किसी भी लैंडिंग बिजनेस में डिफॉल्ट होने वाले हैं। अब इस तरह से डाइवर्सिफाई कर दिया कि यदि कुछ लोगों ने पैसा नहीं भी दिया, तो जो लैंडर है उसके प्रिंसिपल पे इम्पैक्ट नहीं आता, एंड जो हम लोग बोलते हैं कि अप टू इतना % रिटर्न देंगे, अप टू इतना देंगे, वो रिटर्न जनरेट करने पाते हैं। तो इन नटशेल, आरबीआई वाज क्वाइट कॉशियस। आरबीआई इज द रेगुलेटर फॉर दिस इंडस्ट्री। और आरबीआई ने जो नियम बनाए, जिसको रेगुलेशन बोलते हैं, उस रेगुलेशन में जो रिस्क मिटिगेशन पैरामीटर और डिफाइन किए, इसलिए इन्वेस्टर को डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप उनके एडवाइजर है और आप समझते हैं हर चीज को कि रेगुलेटर कौन है, सेफ्टी कितनी है, इससे पैसा डूबेगा तो नहीं। यदि आप समझ लेंगे तो इन्वेस्टर अपने आप समझ जाएंगे। ये मैं इन नटशेल आपको बताना चाह रहा हूँ। कि जैसे हम इन्वेस्टर का पैसा लेके आते हैं, लगाते हैं उसमें, तो उसको रिटर्न किस हद तक आते हैं, या उसके हम एनुअल रिटर्न्स कितने मान सकते हैं? बिकॉज अभी क्या है, जिस हम लोग उस पे काम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में या उसमें, तो हम वहां पे कोई भी इस तरह का कमिटमेंट या इस तरह की कोई भी अपने इन्वेस्टर के साथ कमिटमेंट नहीं करते हैं कि वहां पे इस तरह का रिटर्न आएगा, बिकॉज हमें रिटर्न नहीं मालूम है। लेकिन जब हम एफडी करते हैं किसी कंपनी की, तो हमें पहले दिन से मालूम होता है कि ये रिटर्न आएगा। तो क्या हम लेन देन क्लब में या P2P में हम एक रिटर्न इसी तरह से अपने इन्वेस्टर को कुछ टेंटेटिवली बता सकते हैं, वो किस हद तक होता है और कहाँ तक जा सकता है? या
तो जैसे म्यूचुअल फंड में सेबी ने बोला है टू ऑल एएमसीज एंड टू ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक डिस्क्लेमर होता है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बिकॉज आपको पता नहीं क्या रिटर्न छूटेगा, बट बाय सीइंग द पास्ट परफॉर्मेंस यू कैन विजुअलाइज कि शायद इतना आ सकता है। इन द सेम वे P2P लैंडिंग इंडस्ट्री का जो रेगुलेटर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने डिस्क्लेमर दिया हमें कि यदि हम लोग कुछ इंडिकेटिव रिटर्न बताते हैं तो हमें लिखना पड़ता है अप टू। तो और ये जो रिटर्न हम लोग बताते हैं इंडिकेटिव, वो हमारा जो प्रोडक्ट है फ्रैक्शनल मैच मेकिंग पीयर टू पीयर प्लान FMPP, जो प्रोडक्ट हमने बनाया 1.5-2 साल तक उसको रिसर्च किया, उस पर टेस्ट किया। जब रिजल्ट आने के बाद हमें मालूम चला कि यदि मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ इस मॉडल पोर्टफोलियो में तो मैं इतना रिटर्न जनरेट कर पाऊंगा। तो यदि मैं देखता हूँ तो लास्ट ईयर 2023 मार्च तक हम लोग बोलते थे अप टू 10%। मैं वापस रिपीट करता हूँ, लास्ट ईयर मार्च तक हम लोग अप टू 10% बोलते थे। यदि कोई इन्वेस्ट किया किसी ने, सबको 10% मिला है या उसके ऊपर मिला है। फिर मैंने अप्रैल ऑनवर्ड्स बोलना चालू किया, एक साल में 11% मिलेगा, अप टू 11% मिलेगा। तो जो जिनका मैच्योरिटी भी आ रहा है अप्रैल ऑनवर्ड्स, सबको 11% से ऊपर मिला है। अभी इस क्वार्टर में अप्रैल मई जून में हमने बोलना चालू किया है कि 12 महीने में आपको 12% अप टू 12% मिलेगा। तो इस तरह से जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसका 1.5 से 2 साल तक टेस्टिंग होती है, उससे हमें लगता है कि हम लोग इतना रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, वही रिटर्न हम लोग वहां पे इंडिकेट करते हैं। लेकिन एज पर RBI जो डिस्क्लेमर है वो हमें अप टू लिखना पड़ता है, वो इस तरह से हम लोग बताते हैं। तो इन नटशेल जो राइट नाउ जो प्रोडक्ट इज गोइंग फॉर 12 मंथ, लेंडर कैन, जहाँ पे इन्वेस्टर को लेंडर बोलते हैं सर, बिकॉज RBI ने बोला कि वो इन्वेस्टर नहीं है लेंडर है। तो यदि कोई P2P लेन देन क्लब पे आता है 12 महीने के लिए पैसा लगाता है तो यू कैन एक्सपेक्ट रिटर्न्स अप टू 12%। ऐसे 17 महीने का प्रोडक्ट है, यदि कोई 17 महीने के लिए पैसा लगाने आता है तो 17 महीने में उनको अप टू 18% का रिटर्न मिलता है। कोई 1 लाख लगाने आता है तो 17 महीने के बाद में उसको मिलता है अप टू 1,18,000 रुपए। मैं बार बार अप टू बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम कॉशियस, बिकॉज रेगुलेटर ने बोला है। जैसे म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड कितना सेफ होता है, वहां भी अपने को लिखना पड़ता है म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए मुझे बार बार अप टू वर्ड यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई निकल के, एक हो गया लेंडर, एक हो गया बॉर्रोवर। तो इसमें हमको कितना समय लगता है? हम दो सवाल है मेरे इसमें कि एक तो बॉर्रोवर जो पैसे ले रहा है उसको अगर मान लीजिए बोरो करना है तो वो बॉर्रोवर कौन होते हैं, किस प्लेटफॉर्म से आपके थ्रू पहुंचते हैं, और जो लेंडर है जिसको हम इन्वेस्टर बोलते हैं वो किस तरह से, जैसे हम लोग के थ्रू आया तो उसको पैसे लगाने में कितना समय लगता है और उसकी मैच्योरिटी को पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, और उसी तरह से अगर बोरो कोई कर रहा है तो किस समय पे वो आपके पास अप्रोच करता है और कितने समय में आप उसको एक तरह से लोन दे देते तो मतलब हमारे यहाँ पे जो बोरोवर्स आते हैं हर महीने लगभग 7 लाख बोरोवर्स आते हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ सर, हर महीने हमारे प्लेटफॉर्म पे लगभग 7 लाख बोरोवर्स आते हैं। एंड बिकॉज हम लोग 600 पैरामीटर चेक करते हैं हर बोरोवर का, बिकॉज ऑफ दैट 95% बोरोवर्स गेट्स रिजेक्टेड। ये हमारा यूएसपी है, हमारा इतनी स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो लेंडर आ रहा है उसका पैसा डूबे नहीं और उसको हम लोग अच्छा रिटर्न जनरेट करके दें। इसके वजह से हमने जो 600 पैरामीटर बना रखे हैं, 95% बोरोवर्स गेट्स रिजेक्टेड। मतलब खाली 30 से 35,000 बोरोवर्स को ही पैसा मिलता है। 7 लाख बोरोवर को प्लेटफॉर्म पर लाना कोई खाने की चीज नहीं है। तो हमने ऐसी कंपनी से अप्रोच किया या टाई अप किया जिनके पास मिलियंस में बोरोवर्स हैं। जैसे हमारे 2-3 पार्टनर का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे। हमारे पार्टनर है फोन पे, उनके पास मोर देन 10 मिलियन मर्चेंट्स है। जीपे हमारे पार्टनर है, भारत पे हमारे पार्टनर है। ऐसे हमारे 15 से 20 फिनटेक कंपनीज है जिनके पास मिलियंस में बोरोवर्स है। वो बोरोवर्स को जो उनके कस्टमर्स होते हैं उनके थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और यहाँ पे जो 600 पैरामीटर है 2 से 3 मिनट लगता है पूरे पैरामीटर चेक करने में। तो कोई भी बोरोवर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं उसको 3 से 4 मिनट मालूम चलता है लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। या तो उसको मालूम चलता है लोन मिलेगा तो विद इन 3 to 4 आवर्स उसको बैंक में उसका जो लोन अप्लाई किया वो उसको मिल जाता है। तो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म लेनदेन क्लब पे यदि लोग क्यों आते हैं, कन्वीनियंस के इसलिए भी आते हैं कि मुझे अभी जरूरत है 4-5 घंटे पैसे की, तो वो प्लेटफॉर्म पे आते हैं एंड दे गेट मनी इन 4 to 5 आवर्स इटसेल्फ। तो ये बोरोइंग साइड वाला जो आपका क्वेश्चन था वो मैंने पूरा किया। इसमें कुछ मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइए।
स्टैंडर्ड साइड से बताता हूँ मैं, मतलब कन्वीनियंस की बात बता रहा हूँ। लेन देन क्लब इज ए फिनटेक कंपनी और हम लोग काफी पैसा टेक्नोलॉजी में लगाते हैं ताकि जो हमारे कंज्यूमर है, बोरोवर भी हमारे कंज्यूमर है और जो लेंडर है जिसको इन्वेस्टर आप लोग बोलते हैं वो भी हमारे कंज्यूमर है। अब लेंडर साइड पे भी हमने टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा काम किया है। यदि कोई पैसा लगाने आता है, सपोज 1 लाख लगाने आते हैं, तो विद इन 3 to 4 मिनट्स उसका पूरा ट्रांजेक्शन हो जाता है। बिकॉज आप इन बिटवीन आप हमारे पार्टनर हैं, आपको एक डैशबोर्ड दिया जाता है, आप उनको ऑनबोर्ड पहले से कर लेते हैं। और सपोज आप आपके कंज्यूमर ने आपको बोला मुझे 1 लाख लगाना है, तो आप 1 लाख का लिंक भेज देंगे उनको खाली पैसा ट्रांसफर करना है। इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम 5 मिनट लगता है, बहुत कन्वीनियंट है। और जब भी कोई पैसा लगाता है तो वो लेन देन क्लब का मोबाइल ऐप डाउनलोड करेगा, ही विल कम टू नो कि मेरा पैसा कौन से जो 1000 हमको बोलते हैं 8 से 10,000 बोरोवर को कौन से बोरोवर को पैसा किया गया। तो कोई भी नई चीज होती है उसमें जितना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना ही ट्रस्ट डेवलप होता है ग्राउंड पे। तो लेंडर बोरोवर साइड पे इस तरह से ट्रांजेक्शन होता है सर। जैसे आपने सर इसको एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये बहुत सारा। एक सवाल और कि इसमें जो इन्वेस्टर है वो मिनिमम लिमिट क्या है एंड मैक्सिमम लिमिट क्या है, मींस आप कितना पैसा लेते हैं, कितना मैक्सिमम ले सकते हैं। मैं बोरोवर लेंडर उसकी बोरोवर की तरफ से नहीं जाऊंगा कि कितना पैसा हम लोन ले सकते हैं, इन्वेस्टर की तरफ से जरूर होना चाहिए कि हम मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी बात से, जितने मैंने सवाल पूछे उनके आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, और मेरे को लगता है मुझे और मेरे इन्वेस्टर्स को बहुत सारी क्लैरिटी आ गई है कि हाँ थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जो एक कन्विक्शन की कमी थी वो मुझे लगता है आज के बाद मिलेगी। बट हाँ, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा कि अगर आप बता देंगे कि हाँ हम मिनिमम इतना लगा सकते हैं और मैक्सिमम एक उससे पैन से लगा सकते हैं, तो वो मेरे को थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई जब ये इंडस्ट्री लेके आई तो आरबीआई ने सेफ्टी को लेके क्या सोचा था एंड ऑल दैट। तो जैसे मैंने बताया आरबीआई ने बहुत सारे एक्सीडेंट देखे थे, तो आरबीआई बहुत कोशिश थी इस इंडस्ट्री को लॉन्च करने के पहले। तो 2 साल पहले तक आरबीआई ने लिमिट लगाई थी, यदि कोई इन्वेस्टर P2P लैंडिंग में इन्वेस्ट करना चाहता है तो 2 साल पहले तक ये लिमिट थी 10 लाख रुपए। एक पैन पे एक इन्वेस्टर 10 लाख के ऊपर नहीं लगा सकता था। 2 साल पहले आरबीआई को और कंफर्ट आ गया कि नहीं सब कुछ बराबर चल रहा है, तो आरबीआई ने लिमिट 50 लाख कर दी। तो आज की तारीख में एक पैन कार्ड पे एक आदमी 50 लाख इन्वेस्ट कर सकता है मैक्सिमम लेन देन क्लब के प्लेटफॉर्म पे। अभी मिनिमम जो है, मिनिमम अमाउंट लेन देन क्लब पे 10,000 रुपए। कोई भी आदमी 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकता है। मैक्सिमम ही कैन इन्वेस्ट 50 लाख रुपीज। 10 लाख के ऊपर यदि कोई जाता है इन्वेस्ट करने के लिए तो उसको नेटवर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है अपने सीए से। कोई भी सीए नॉर्मल प्रोसेस है, ही विल अप्रोच टू सीए, सीए फटाफट उसको नेटवर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देगा। तो इस तरह से ये मिनिमम लिमिट लेन देन क्लब में 10 लाख है, 10,000 रुपए। मैक्सिमम लिमिट एज पर रेगुलेटर आरबीआई 50 लाख रुपए सर। एक सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ कि हम मिनिमम कितने समय के लिए और मैक्सिमम कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेन देन क्लब प्लेटफॉर्म पे जो मिनिमम पीरियड है, इन्वेस्टमेंट का पीरियड है, वो 12 महीने का है, 1 साल का है, जहाँ पे जो इन्वेस्टर है या लेंडर है ही कैन एक्सपेक्ट अप टू 12% रिटर्न्स। और जो मैक्सिमम इस क्वार्टर में वो 17 महीने का है, जहाँ पे ही कैन एक्सपेक्ट अप टू 12%, 18% रिटर्न्स। ये हमारे क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट हो गए सर। एक हमारा मंथली इनकम प्रोडक्ट भी है। तो काफी रिटायर्ड लोग होते हैं जिनको हर महीने अपना घर खर्च चलाने का पैसा लगता है, तो यदि कोई मंथली इनकम में पैसा डालता है 10 लाख रुपए, हर महीने 5 तारीख को, भले छुट्टी हो संडे हो, उसके अकाउंट में 5 तारीख को पैसा आ जाएगा 8,333 रुपए। मैं वापस रिपीट करता हूँ, यदि कोई 10 लाख लगाने आता है मंथली इनकम में तो उसको हर महीने की 5 तारीख को 8,333 रुपए आ जाएगा, जो कि एट ए रेट ऑफ 10% के हिसाब से आता है। तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट में 2 टेन्योर है, 12 महीने का, 17 महीने का। मंथली इनकम में 1, 2, 3 साल, कोई 1 साल के लिए लगा सकता है, 2 साल के लिए लगा सकता है, 3 साल के लिए लगा सकता है, और उनको 10% के हिसाब से पैसा मिलता है। 10 लाख कोई लगाने आता है तो 8,333 रुपए उसको हर महीने आएगा। इस 8,333 रुपए में वो एसआईपी भी कर सकता है हर महीने, तो उसका रिटर्न और बढ़ जाएगा। तो ये हो गया। तो इसमें यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया कि इन्वेस्ट कैसे करेंगे, क्या रिटर्न आएंगे, क्या है। इसमें टैक्स इम्प्लीकेशन भी अगर आप थोड़ा सा बता दें कि टैक्स इम्प्लीकेशन जो इंटरेस्ट आ रहा है या उसको, तो वो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए। इन्वेस्टर को ब्याज मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें टीडीएस नहीं कटता है। ये जो इनकम है इट इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
ये जो इंटरेस्ट इनकम है उसके 26S में दिख जाता है उनको, लेकिन टीडीएस नहीं कटता इसमें, ये अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे को लगता है मेरे जो सवाल थे वो मेरे इन्वेस्टर्स की तरफ से थे, और चूंकि एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ इन्वेस्टर की तरफ से जो हम लोग पैसे लगाते हैं, उसमें बहुत अच्छे से आपने, मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के मेरे जवाब दिए। और मैं ये मानता हूँ कि लेन देन क्लब इन फिनटेक कंपनीज या P2P बिजनेस में आज की डेट में मेरे को लगता है पहले नंबर पे है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ लेन देन क्लब आज की डेट में कहाँ पे है, और आप 5 साल में अपने लेन देन क्लब को कहाँ देखना चाहते हैं। बिकॉज आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैंने पूरी टीम से मिला हूँ, तो मैं ये मानता हूँ मेरी तरफ से पहले से आप लोग को शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि मैं 5 साल में लेन देन क्लब को कहीं और देखना चाहता हूँ, तो वो जरूर मैं चाहूंगा कि आप इसका भी दें। तो हमारा मतलब ओवरऑल एस्पिरेशन, हम लोग बहुत एस्पिरेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हमने लास्ट 2 साल में, जैसे मेरे जैसे एक्सपर्ट है, आई एम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्ट 25 ईयर्स का, मेरे जैसे 10 से 12 लोग अपने फील्ड के यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। बिकॉज एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए आपको मैनेजमेंट टीम बनानी पड़ती है। जो हमारे क्रेडिट हेड है मुदित अग्रवाल, ही हैज 22 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो पूरा क्रेडिट का एक्सपीरियंस लेके आए हैं। जो हमारे डेटा साइंस की टीम है जो मॉडल्स बनाती है बोरोइंग साइड पे, वीरेंद्र उनका नाम है, वो एडलवाइस से आए हैं, उनके अंडर में 12 लोगों की टीम है। तो ओवरऑल जो एस्पिरेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि लगभग 2030 तक 5 लाख करोड़ के आसपास का डिस्बर्समेंट करें। अभी जो हमारा डिस्बर्समेंट है लास्ट 9 साल में हमने 14,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया है, और लास्ट 9 साल में 8-9 साल में हमारे पास 1 करोड़ यूजर्स आए हैं सर। तो हमने वॉल्यूम देखे हैं, अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे लगभग 22 लाख इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, 80 लाख बोरोवर्स हैं। तो इतने शॉर्ट समय में इतना बड़ा काम किया है, लेकिन अभी हमारी भूख बढ़ गई है, उसके हिसाब से हम लोग इतना बड़ा काम करना चाहते हैं। और आपने ऑलरेडी हमें वो दे दिया है सक्सेस का फॉर्मूला, आपके मुंह में गुड़ घी शक्कर सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आपकी दुआएं से आगे बढ़ेंगे हम। बिकॉज काम अच्छा है, एंड जहाँ पे हम इन्वेस्टर का भला सोचते हैं और रेगुलेशंस को मानते हैं, तो मेरा मानना है दोनों चीजें अगर इस तरह से चलती हैं तो वो आगे चल के सक्सेस जरूर मिलती है। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। और ये हमारे लिए लेन देन क्लब के लिए बहुत, मेरे लिए पर्सनली बहुत प्रिविलेज टाइम था कि आपका समय मिला और आपने कुछ हमसे पूछा, हमने कुछ आपसे पूछा। ये जो गुफ्तगू है ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में काम करेगी। जो कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं आपके या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि मेरे मेरे लिए भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ऐसे तो हम पर्सनल मिलते थे, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होते थे जो हम नहीं पूछ पाते थे, या जैसे होता था फॉर्मेलिटी में रह जाते थे। लेकिन आज मुझे लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म है और हमको यहाँ पे वो सवाल जरूर पूछने चाहिए जो हमारे इन्वेस्टर की तरफ से आते हैं, या हम एज अ इन्वेस्टर पूछना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि नहीं पूछ पाते। वो हमारे इन्वेस्टर को जरूर मेरे को लगता है उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो बहुत आप लोग को भी, आपकी टीम को मैं मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे सर नए उसके साथ। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक धन्यवाद। यू।